हेलो दोस्तों, परीक्षा वाली खुराक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हर क्लास में हर सब्जेक्ट के अलग अलग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास आपके लिए। तो अटेंड कीजिए हमारी क्लासों को और पाइए सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो है सिलॉग्स से लिया है। इस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग जाएंगे और रिवीजन करके। अब तक तो आप लोगों ने प्रिपेयर कर ही लिया होगा, रिवीजन चल रहा होगा सभी का, तो अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिलॉग्स में एक स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि ऑल पेन्स आर पेपर, सम पेपर आर ब्लेड्स आर नाइफ्स। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पहला कंक्लूजन है सम नाइफ्स आर पेपर, सम ब्लेड्स आर पेन्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को वेन आरेख विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है वेन आरेख विधि। इसमें इस क्वेश्चन को गलत करने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं अगर आप इस मेथड को सीख जाएंगे तो। सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसका वेन आरेख ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट ऑल पेन आर पेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेपर का गोला बनाएंगे, उसके अंदर ही पेन का गोला बनेगा, क्योंकि इसमें कहा है कि ऑल पेन आर पेपर, मतलब सभी जो है पेन पेपर के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए पेपर का गोला हो गया और ये पेन का हो गया। अब अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, सम पेपर आर ब्लेड, मतलब कुछ पेपर जो है ब्लेड है, तो एक ऐसा गोला बनाएंगे जो पेपर के कुछ पार्ट को कवर करे। देखिए ये गोला, ठीक है। अब आल ब्लेड आर नाइफ, मतलब सभी, अब एक ऐसा गोला बनाएंगे जो ब्लेड के टोटल को कवर करे, तो वो हो जाएगा नाइफ का गोला। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सम नाइफ आर पेपर, क्या कुछ जो है नाइफ पेपर हैं। तो ये देखिए ये जो पोर्शन आ रहा है ये पेपर और नाइफ में दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि सम नाइफ्स आर पेपर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है कंक्लूजन, सम ब्लेड आर पेन। देखिए पेन का गोला जो है बिल्कुल अलग है, ब्लेड में तो टच भी नहीं हो रहा है, तो कुछ ब्लेड कैसे पेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या सही हो जाएगा कि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको बताने हैं कि इसमें कितने आयत हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके रो और कॉलम में नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे 1 से शुरू किया तो इधर की साइड चले जाएंगे, कितने इसमें रो हैं, देखिए 1 2 3 4 तक। अब ऐसे ही कॉलम में भी लिख लेंगे 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से इसका गुणा लास्ट वाले में करेंगे, जैसे लास्ट वाले का गुणा लास्ट वाले में, 4 गुणे 4 लिखा, प्लस इसका गुणा इसमें 3 गुणे 3 लिखा, प्लस 2 गुणे 2, प्लस 1 गुणे 1। ठीक है, इसके बाद इन सबको सोल्व करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद देखिए आएगा हमारा 30। तो इसमें टोटल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इसको इस प्रकार से ही करते हैं कि नंबरिंग करेंगे और लास्ट का ऐसे, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें टोटल त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक साइड से, या तो इधर से या इधर से, नंबरिंग इसका करना शुरू कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर ये जितने नंबर इसमें लिखे जाएंगे उन सभी को ऐड कर देंगे हम, और इसमें त्रिभुज की संख्या हमें पता चल जाएगी। ये जितने तक होंगी, जैसे एक इसमें एक और होता है ऐसे, तो हम लोग ये 6 तक नंबरिंग करते, फिर 7, ऐसे करते जाएंगे। फिर जितने नंबर तक हो जाएगा उस सभी को ऐड कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा त्रिभुज की संख्या। देखिए इसमें जैसे मैंने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगी त्रिभुज की संख्या। अब ये देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें इस कॉन्क्लूजन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन से कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो हम देख ही रहे हैं ये कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, ठीक है। तो पहला हमारा कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन सी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में ए से सी के बीच में देखेंगे कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए और सी के बीच में 2 चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अब कौन सा ये वाला चिन्ह ए और सी के बीच में आएगा या ये वाला आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए जो है इनइक्वालिटी में सबसे बड़ा चिन्ह इस चिन्ह को माना जाता है, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको। मतलब मान लीजिए ये अगर एक फैमिली हुई तो उसमें ये दादाजी होंगे, ये पिताजी होंगे और ये आप होंगे। मतलब सबसे पहले दादाजी की सुनी जाएगी, उसके बाद पिताजी की सुनी जाएगी, उसके बाद आपकी सुनी जाएगी, मतलब बच्चे की सुनी जाएगी, ठीक है। अगर ये तीनों चिन्ह एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, फिर इसको और फिर इक्वल को। तो ए और सी के बीच देखिए सबसे 2 चिन्ह आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो हम किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, इसको। इसका मतलब अगर ये होगा तो सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन ए ग्रेटर देन सी सही होना चाहिए। तो ये देखिए सही हो गया। अभी अगला क्या दिया हुआ है कि ई लेस देन बी। अभी हम ई और बी के बीच में देखेंगे, ई और बी के बीच में। अभी देखिए इसमें एक और चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है, तो इन सब के मुंह जो है ना एक साइड ही खुले होने चाहिए। अगर हम जैसे बी और एफ के बीच में किसी का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसे चिन्ह लग गया होता और ये ऐसे, और बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन पूछता तो वो हमेशा गलत ही होता। मतलब ये इसका जो ऐसे खुला भाग होना चाहिए, ये एक पहचानने की ट्रिक है कि एक ही साइड में खुला होना चाहिए मुँह, ठीक है। तो ई और बी के बीच में हम लोग देखते हैं, तो ई और बी के बीच में देखिए फिर से तीनों चिन्ह आ गए। तो तीनों चिन्ह में अभी मैंने बताया कि दादाजी सबसे बड़े होंगे तो उन्हीं का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन ई हो जाएगा और ये देखिए सही हो जाएगा। एफ और सी के बीच में चलते हैं इसी प्रकार से। तो एफ और सी के बीच में देखिए यही चिन्ह आ रहा है, तो सी ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। और इसमें तो लेकिन इसका उल्टा दिया हुआ है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जी और ए के बीच में देखते हैं, जी और ए के बीच में देखिए तो जी लेस देन ए हो जाएगा। देखिए जी जो है, जी और ए के बीच में सबसे बड़ा चिन्ह तो यही आएगा ना, इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। तो ए ग्रेटर देन जी हो गया, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही डी और बी के बीच में देख लेंगे, डी और बी के बीच में ये चिन्ह आएगा और यही सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 3:30 बजे 3:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। कोण बराबर जो होता है आवर गुणे 30 - 11/2 गुणे मिनट। इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा। यहाँ पे जितने बजे पूछा हो वो लिखेंगे और यहाँ पे कितने मिनट पे पूछा है वो लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 3:30 पे पूछा है तो आवर की जगह पे 3 और मिनट की जगह पे 30 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो 90 × 11 × 15, तो इस प्रकार से 90 - 165 आ जाएगा बराबर -75। अब एंगल में अगर माइनस आता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। वैसे देखिए अब जैसे कोई घड़ी है इस प्रकार से है, मान लीजिए ये 75 डिग्री आ गया। अभी आपसे ये वाला एंगल पूछा कि बृहद कोण बता दीजिए ना, तो इसको निकालने के लिए बस आप 360 में से उसको माइनस कर दीजिए जो एंगल आपका आया हुआ है, तो ये दूसरी साइड का कोण बता देगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जो है ना 360 अंश का होता है और इतना हमें 75 डिग्री पता चल गया, तो इतना निकालना है तो 360 में से इसको घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं अगर आपसे कभी पूछ दे कि बृहद कोण भी बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूछ दिया है 9:22 पर घंटे व मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यही देखिए कोण बराबर 30 × h - 11/2 × m है। एच का मतलब होता है आवर और एम का मतलब मिनट, तो एच की जगह पे 9 रख देंगे, 9:22 है तो, और एम मिनट की जगह पे 22 लिखेंगे और इसको सॉल्व करने पर 149 डिग्री आ गया। इसका मतलब है 9:22 पर जो घंटे व मिनट के बीच का कोण होगा वो 149 डिग्री होगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए सी का पिता है। अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन रिलेशन को दर्शाने के लिए, जैसे अगर सेम जनरेशन की कोई रिलेशन है तो एक ऐसी चिन्ह पाई से जो है लेटी हुई पाई से ऐसे दर्शाते हैं किसी भी रिलेशन को सेम जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे लाइन से दर्शाएंगे, और हस्बैंड वाइफ को ऐसे इक्वल से दर्शा देंगे, ठीक है। और अगर कोई मेल है तो उसको प्लस से और फीमेल है तो माइनस से केवल पहचानने के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी देखिए ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, मतलब ए और सी के बीच में एक जनरेशन का गैप है ना। देखिए ए मतलब ये बच्चा है और ये इसके पिता है, मतलब एक जनरेशन आगे, तो इसको खड़ी लाइन से दर्शाएंगे, और ये सी हो गया और ये ए हो गया। देखिए ए पर हम प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें पता है ए जो है वो मेल है, पिता है, और डी जो है बी का पुत्र है, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसका डी और बी का भी रिलेशन नहीं पता है। देखिए ई जो है ए का भाई है, ई ए का भाई हो गया तो ई भी प्लस हो गया क्योंकि ए का जो है वो भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन हो गई तो डी ये हो गया, और सी इसका मतलब माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल है, और ठीक है। अब देखिए डी जो है कह दिया कि बी का पुत्र है, मतलब डी पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये पुत्र है, मेल हो जाएगा, और डी बी का पुत्र है, और डी के पिता जो हैं ए हैं, और वो बी का भी पुत्र है, इसका मतलब बी उसकी माता होंगी। ऑब्वियसली ये समझने वाली तो बात है कि देखिए डी ए का पुत्र है ही है और बी का भी पुत्र है डी, तो ए और हमें ए पता है कि डी की जो है पिता हैं, तो बी जो कौन होंगी, बी की एक डी की माता ही तो बी हो सकती हैं और कोई तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए बी जो है ए की पत्नी हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। देखिए तो अभी हमें बताना है बी जो है ई से कैसे संबंधित है। देखिए बी जो है ए की पत्नी है और ई जो है ए का भाई है, तो बी जो है ई की भाभी हो जाएंगी ना। देखिए बी जो है ई की भाभी हो जाएंगी, मतलब सिस्टर इन लॉ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, ठीक है, ये हमें निकालना है। ऑड डे का मतलब क्या होता है, विषम दिन का मतलब होता है। जैसे कि हमें कितने भी दिनों की संख्या दी हुई हो, अगर हम उसमें विषम दिन निकालना है तो उसमें हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगाने के बाद जितना शेषफल आता है ना, वही विषम दिनों की संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए 100 साल में अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 साल में देखिए पहले हम निकाल लेंगे 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। लेकिन इसमें एक और रूल है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे 2000, 3000, 1900 ऐसा कुछ है, तो उसमें ये पता करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो 400 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए 100 जो है शताब्दी हो जाता है, तो इसलिए हम 99 में 4 का भाग देते हैं, तो हमें लीप वर्ष की संख्या पता चलेगी। और 100 में भी 100 में 400 का भाग देंगे, अगर भाग चला जाता तो ये लीप वर्ष होता। चूँकि देखिए 100 भागे 400 करेंगे तो ये भाग तो जाने वाला नहीं है, तो इसलिए ये 100 जो है लीप वर्ष नहीं होना है। तो 99 में हम 4 का भाग देंगे तो 24 हमारा आ जाएगा। तो मतलब 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। अभी लीप वर्ष में जो होते हैं 366 दिन होते हैं। अब 366 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल 2 आएगा। इसका मतलब एक लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या 2 होती है, तो 24 लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 गुणे 2, 48 दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार अब सामान्य वर्ष निकालते हैं। देखिए 100 सालों में 24 तो लीप वर्ष हो गए, तो बचे कितने, 76 जो कि सामान्य वर्ष होंगे। अब सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। 365 में जब आप ऑड डे मतलब एक साल में ऑड डे निकालेंगे या 365 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल आपका 1 आएगा, मतलब ऑड डे की संख्या जो है 1 हो जाएगी सामान्य वर्ष में। तो 76 वर्ष सामान्य वर्ष हैं, तो एक वर्ष में ऑड डे की संख्या 1 है, तो 76 वर्षों में जो है कितने हो जाएंगे, ऑड डे 76 हो जाएंगे। अब जो है देखिए 76 ऑड डे तो सामान्य वर्ष के हो गए, और 48 ऑड डे यानी विषम दिन लीप वर्ष के हो गए। इनको जोड़ के 104 जोड़ देंगे, 76 + 48
तो 124 आ जाएगा। अब 124 में हम 7 का भाग लगाएंगे, जितना शेषफल आएगा 100 वर्षों में उतने ही ऑड डे हो जाएंगे। तो 124 में देखिए 7 का भाग देने पर आपका शेषफल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में जो है ऑड डे की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं कि 1 जनवरी 2006 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान रखिए आप, अगर सामान्य वर्ष की बात करते हैं, ठीक है, सामान्य वर्ष में क्या होता है कि जिस दिन से कोई साल शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। बस सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि 1 जनवरी को जो तारीख होगी सेम वही तारीख 31 दिसंबर को होगी सामान्य वर्ष के लिए। और अगर लीप वर्ष आ जाता है तो 1 जनवरी को जो तारीख होगी उससे अगला दिन हो जाएगा जो है 31 दिसंबर को। मतलब अगर सोमवार हुआ 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अगर सामान्य वर्ष की बात करते हैं वहीं पे, तो सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार होता है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्या पूछा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार है। 2006 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 2006 जो है वो सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 का पूछा है इसने, तो 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा? उस दिन भी तो रविवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2006 को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2007 ही तो आ जाएगा, तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इसमें देखिए एक वैन आरेख दिया हुआ है जिसमें एक आयत, त्रिभुज और एक वृत्त बने हुए हैं जिसमें कुछ संख्याएँ दी हुई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे 6 तो केवल आयत में है, 2 आयत और वृत्त में है, 7 केवल त्रिभुज में है, 3 किस में है? 3 जो है वृत्त और त्रिभुज में है। देखिए 8 केवल वृत्त में, लेकिन 4 देखिए त्रिभुज में भी मिल जाएगा आपको, वृत्त में भी मिल जाएगा और आयत में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम टू सेम या बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।